पति के घर में घुसते ही गीता ने घबराहट भरे स्वर में कहा, पता है मीता 3 घंटे से गायब है। अरे कहाँ गई मीता? मुझे पता होता तो तुमसे क्यों पूछती? अरे ताई नानी कंदरन चाचा किसी के घर गई होगी, इतना क्यों घबराती हो? मिल जाएगी, कोई दूध पीती बच्ची थोड़ी ना है। इसीलिए तो मैं अधिक परेशान हूँ, क्योंकि अब वो दूध पीती बच्ची नहीं, 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़की है। तो फिर इतना क्यों परेशान होती हो? पढ़ी लिखी है, अपना नाम पता बता सकती है, लिख भी सकती है, सब कुछ है, पर मेरा तो जी घबरा रहा है। न जाने क्या होगा, जमाना बुरा है। होगा कुछ नहीं, और कुछ हुआ भी तो उसे भी तुम्हारे जैसा पति मिल जाएगा और मौज करेगी। भूल गई क्या वो दिन जब तुम घर से भाग गई थी? पति पत्नी दोनों इस बात पर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। हंसी के नीचे अतीत की परतें उधरती चली गई। एक क्षण में ही गीता जिंदगी के 20 वर्ष पीछे खड़ी हो गई। नटखट बचपन अभी पूरी तरह विदा भी नहीं हुआ था। वो ना तो बहुत सुंदर थी, न ही बुद्धिमान। साधारण मध्यम परिवार की बेटी पिता की डांट तथा माँ और दादी के निर्देशन में बड़ी हो रही थी। जरा जरा सी बात पर बड़ों की टोका टोकी उसे अच्छी नहीं लगती थी। मन मर्जी से घूमने फिरने की तो बात दूर की है, मर्जी से पहन ओढ़ भी नहीं सकती थी। बालों में कभी पिन टाक ली या टेढ़ी मांग निकाल ली तो दादी बुआ हाय तौबा मचा देती, कहती फैशन करके कहाँ उड़ी जा रही है, जरा दब कर रहना सीख। गीता आंख उगलती नजरों से अपने इन अभिभावकों को देखती रहती। इन्हीं लोगों के लाड में मन उमंगों से भी भर जाता था। वो 8वीं कक्षा में पढ़ती भी थी। सीधे स्कूल जाना और घर समय पर आना माँ की सख्त हिदायत थी। कुछ दिन पूर्व गीता के बाबूजी ने मकान के पिछवाड़े पड़ी खाली जमीन पर एक नया कमरा बनवाया था। इसी कमरे की आधी छत में एक परछत्ती भी उन्होंने बनवा ली थी। घर गृहस्थी का बहुत सा काड़ कबाड़ उसमें भरा रहता था। एक दिन गीता रात 8 बजे कोई पुरानी किताब ढूंढने परछत्ती पर चढ़ी। पुरानी पुस्तकें जो हर वर्ष परीक्षा देने के बाद बेकार हो जाती थी, परछत्ती में डाल दी जाती। पिता के ज़माने की पुस्तकें भी उसी में पड़ी थी। इन्हीं पुस्तकों में गीता के हाथ पंचतंत्र और चंद्रकांता संतति पुस्तकें लग गई। अपने कोर्स के अतिरिक्त उसने आज ही ये पुस्तकें देखी थी। पढ़ना आरंभ किया तो 1.5 घंटा चुटकी में बीत गया। जिस मोमबत्ती को जलाकर वो परछत्ती में घुसी थी वो भी समाप्त हो गई थी। अब वही बिछी एक बोरी पर वो लुढ़क गई। अल्हड़ बालपन को नींद कब घेर गई पता ही नहीं चला। आंगन पार घर में मचे कोहराम को सुन उसकी आंख खुली। उसके बाबूजी अम्मा पर बुरी तरह बरस रहे थे। जब शाम से लड़की नहीं है घर में तो तुम्हें ढूंढने की सुध नहीं आई? मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तो रोटी खाते समय उसे आवाज दी थी, तभी से ढूंढ रही हूँ। माँ बिल्कुल रोने को हो रही थी। कहाँ कहाँ ढूंढा तुमने उसे? पास पड़ोस, छोटी चाची, गेंद, गुलब्बो सबसे पूछ लिया। सिर ठोकते हुए पिता ने कहा, बड़ी बदनामी की बात है, क्या मुंह दिखाएंगे सवेरे उठकर? पिता के ये शब्द सुन गीता कांप गई। नीचे उतरने को बढ़े उसके पांव वहीं रुक गए। बाबूजी का गुस्सा वो जानती है, बिना बात के भी गुस्सा दिखाते रहते हैं। फिर आज तो मेरी अकल मारी गई। मुझे नींद भी कैसे घेर लेती है। डर के मारे वो और दुबक गई। गीता के पिता फिर गरजे, वो मुआ मोहन घर में ही है, पूछा उससे? उससे तो नहीं पूछा। फिर वो क्या करेगा? क्या करेगा? उसी की करामात है। मुआ जब जब किताब कॉपी मांगने चला आता है। पड़ोस में रहने का मतलब ये तो नहीं कि हर दूसरे तीसरे दिन लड़की से कुछ मांगने चले आओ। उस लड़के के साथ मैंने तो कभी इतना मेल मिलाप नहीं देखा जो वो घर छोड़कर भाग जाए। तुम औरतों की अकल तो चोटी में रहती है, ध्यान दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। रोते हुए गीता की माँ ने कहा, अब मुझे ही डांटते रहोगे या लड़की का पता भी लगाओगे? हे भगवान, मेरी बेटी मिल जाए तो प्रसाद चढ़ाऊंगी सुबह। छोटे भाई को मोहन के घर का पता लगाने भेजा। उसने आकर सूचना दी कि मोहन भी घर में नहीं है। अब तो गीता के माता पिता को पक्का विश्वास हो गया कि गीता को मोहन ही बहकाकर ले गया है। वो आग उगलते हुए मोहन के घर पहुँचे। उसके पिता को खूब खरी खोटी सुनाई। ऐसे लफंगे लड़के मोहल्ले में रहेंगे तो क्या शरीफ बहू बेटियों की इज्जत बचेगी? यही शिक्षा दी है लड़के को तुमने। मोहन के पिता भी तैश में आ गए। तुमने अपनी लड़की को बड़ी शिक्षा दी है, फिर वो घर से क्यों भाग गई?
शोर सुनकर सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। लोग दो दलों में विभक्त हो अपनी अपनी बात बोलने लगे। कुछ ने तो यहाँ तक सलाह दे डाली कि ऐसी बदनामी से तो शादी कर देना अच्छा है। लोग अपनी अपनी हाँक रहे थे कि सामने से मोहन साइकिल पर आता दिखाई दिया। घर के सामने मोहल्ले वालों की इतनी भीड़ देखकर वो घबरा गया, कुछ समझ नहीं सका। मोहन को देखते ही गीता के पिता ने आगे बढ़कर उसका गला पकड़ लिया। बता, गीता कहाँ है? मोहन की तो दिग्दी बन गई। वो घबराते हुए बोला, चाचा जी मुझे नहीं मालूम, कसम से मैंने गीता को 2 दिन से देखा तक नहीं। देख, सच सच बता दे, नहीं तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। आप कुछ भी करिए चाचा जी, पर मैं कुछ नहीं जानता। मोहन के पिता और कुछ मोहल्ले के लोगों ने बीच बचाव किया। लोग अपने अपने घर चले गए। इस सारे कोहराम में रात के 3 बज गए। छोटे भाई बहन जहां तहां लुढ़क कर सो गए। माँ भगवान के आगे हाथ जोड़ मौनतियों पर मौनतियों किए जा रही थी। गीता के पिता आराम कुर्सी पर चिंतामान अध लेटे पड़े थे। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जिन लोगों को दौड़ाया था वो अभी लौटकर नहीं आए थे। गीता दबे पांव पछत्ती से उतरी और कमरे में भाई बहनों के बीच सो गई। जब गीता की बड़ी बुआ बच्चों को कुछ उड़ा देने के लिए कमरे में पहुंची तो वहां गीता को सोया देख खुशी से उछल पड़ी। अब तो डांट मार, लाड़ प्यार और प्रश्नों की बौछारों के बीच गीता घिरी खड़ी थी। खैर, बड़ी मुश्किल से सब परिवार वालों को ये विश्वास हो पाया कि गीता कहीं नहीं थी, पर छत्ती में थी। इस घटना के बाद से गीता और मोहन का एक दूसरे की ओर देखना भी बदनामी बन गया था। दोनों के परिवार वालों को जान पहचान मोहल्ले वालों के ताने दिन रात सुनने पड़ते। अधिकांश लोगों का ये मत था कि बदनामी से बचने के लिए घर वालों ने ये बात बना डाली कि गीता परछत्ती में थी। सारा घर ढूंढा तो परछत्ती क्यों नहीं ढूंढी भला। कई हितैषियों ने तो मोहन के पिता को भी ये बेबाक सलाह दे डाली कि अब गीता और मोहन की शादी कर देने में ही भलाई है, दोनों कुल बदनामी के कलंक से बच जाएंगे। बात यहाँ तक बढ़ी कि बिचौलियों ने दोनों परिवारों में समझौता सुलह कराकर 6 माह के अंदर मोहन और गीता की शादी करा दी। मोहन के पिता ने ये शर्त रखी कि शादी तो किए देता हूँ, पर बहू को अपने घर तभी लाऊंगा जब लड़का बीएससी पास कर लेगा। बदनामी से बचने के लिए गीता के माता पिता ने सब कुछ स्वीकार कर लिया। 9वीं कक्षा पास दूल्हा और 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली दुल्हन अब पढ़ाई को ताक पर रखकर एक दूसरे के पास आने को आकुल रहने लगे। माता पिता के पहरे इन पर लगे हुए थे। गीता के लिए मोहन अब प्राण और भगवान था। 4 माह के बाद 10वीं की परीक्षा के बाद मोहन के पिता पढ़ाई के लिए उसे मुंबई भेज देंगे। फिर 4 वर्ष तक वो वहीं हॉस्टल में रहकर पढ़ेगा। छुट्टियों में वो 2 दिन से अधिक उसे अपने पास नहीं बुलाएंगे। वो स्वयं ही उससे होटल में मिलने आ जाया करेंगे। अरे कहाँ खो गई? गीता के पति ने झकझोरते हुए गीता से कहा। कहीं नहीं, याद आ रहे हैं वो दिन जब तुम मुंबई पढ़ने चले गए और तुम्हारी याद में मैं बीमार पड़ गई थी। बीमार पड़ गई थी तभी तो मैं भागा आया था मुंबई से, जोरदार बहाना बनाकर। कितने भी बहाने बनाए तुमने, पर 4 दिन से अधिक नहीं रुक सके थे। उन 4 दिनों में ही मैंने तुम्हारी कितनी सेवा कर डाली थी। चोरी से पिछले दरवाजे से आकर तुम्हें जूस पिला जाता, तुम्हें प्यार कर जाता। ओ सच, क्या तड़प थी उन दिनों में तुमसे मिलने की। रोज पत्र लिखते थे। हाँ, उस समय तो हम ये भूल गए थे कि हमारी शादी एक दुर्घटना का परिणाम है। मुझे तो लगने लगा था कि मैं कई जन्मों से तुम्हारी हूँ और तुम्हारे लिए ही बनी हूँ। अब नहीं लगता क्या? कहते हुए मोहन ने गीता का चेहरा दोनों हाथों में भर लिया। गीता मुस्कुराकर मोहन के सीने में समा गई। हर क्षण तुम्हें देखकर लगता है मैं अभी भी 14 वर्ष की किशोरी हूँ और तुम वही अल्हड़ उछलते कूदते। मम्मी, बाहर से मीता की आवाज़ सुन दोनों वर्तमान में आ खड़े हुए। अरे कहाँ गई थी बेटी? अरे अरुण से एक सवाल पूछने गई थी पापा। अच्छा, अरुण तुम्हें बहुत अच्छा लगता है क्या? बहुत बहुत अच्छा। मीता पापा के गले में बाहें डाल झूल गई। मोहन की आंखें पत्नी की ओर उठ गई। वो भी मुस्कुरा रही थी। अब पहरे बिठाने के बजाय हमें मार्गदर्शक बनाना होगा अपने बिटिया का। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।